नाजरीन, काफ़ी अरसे से आप लोगों से जो मेरी क्राइम स्टोरीज़ हैं, मेरी लाइफ की स्टोरीज़, वो मैंने नहीं शेयर की। आज से फिर हम सिलसिला शुरू कर रहे हैं कि जी जो मेरे लाइफ के, मेरी ज़िंदगी के बीते हुए कल है, उस पे हम बात करें और कुछ कहानियाँ जो बकाया रह गई थी हम उसको भी देखें। तो आज जो मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ वो मेरी ज़िंदगी का वो पहला पुलिस मुकाबला था। वैसे तो पुलिस में कई तरह के पुलिस मुकाबले होते हैं जिसमें कुछ सही होते हैं, कुछ गलत होते हैं, लेकिन मेरी लाइफ में ज़्यादातर मुकाबले ऐसे थे जो बिल्कुल सही थे और उसमें कोई मिलावट या गलत बात नहीं थी। 1992 में मैं गया था जी, मेरी पोस्टिंग थी साजा थाना और उसके बाद मुझे अपर क्लास कोर्स के लिए सहाला जाना पड़ा। सहाला से मुझे याद है मई 1992 में जब मैं ट्रेनिंग करके वापस आया तो जुल्फ़कार चीमा साहब एसएसपी रहमियार ख़ान तैनात हो चुके थे और उनके बारे में था इंतहाई ऑनेस्ट अफसर और इंतहाई सख्त गिर अफसर थे और उनकी और कहीं तक ये बात बिल्कुल सही है कि वो करप्शन को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। ट्रेनिंग के बाद मुझे याद है कि भावलपुर में मियाँ मकबूल जो डीएसपी रिटायर्ड हुए, उनके भाई की शादी थी। मैंने वो शादी अटेंड की और वहाँ बैठ के हमारी बात हुई दोस्तों की, जिसमें रियाज गिलानी भी था, बहुत से पुलिस अफसरान जो रहमियार ख़ान के थे वो आए हुए थे और वहाँ ये डिस्कस हो रहा था कि अब जी कैसे हम रहमियार ख़ान में गुजारा करेंगे। मैं भी परेशान था कि जी वहाँ जाके अब देखें क्या हालात बनते हैं, इतना सख्त अफसर और उसके साथ गुजारना, ख़ास तौर पे पुलिस स्टेशन की जो जॉब होती है, तैनाती होती है, वो बहुत मुश्किल हो जाती है। मैं जब रवाना हुआ जी भावलपुर से और मैंने रहमियार ख़ान जाना था तो मुझे रास्ते में कॉल आती है जी, मेरे बड़े मेहरबान हैं राव सलीम अख्तर साहब जो एसएसपी रिटायर्ड हुए, उन दिनों वो डीएसपी खानपुर तैनात थे और उन्होंने कहा जी अजीज़ जाते हुए ना मुझे मिल के जाएँ। अब मैंने डेफिनेटली, उनका हुक्म था और मेरे वो बॉस भी रहे और मेरे भाइयों जैसे हैं, तो मैंने उनके पास टेक किया। मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा जी यार तुम्हारी मैंने सिफारिश की है जुल्फ़कार चीमा को और तुम्हारे बारे में बताया है कि जी बड़ा अच्छा अफसर है, तगड़ा अफसर है, तुम्हारी पोस्टिंग आज उन्होंने कोर्ट सब्जल कर देनी है। अब मैंने कभी ज़िंदगी में कोर्ट सब्जल का नाम ही नहीं सुना था। एक दफ़ा बस यही पता होता था जी कोर्ट सब्जल बहुत अच्छा थाना है और वहाँ वो एसएचओ लगाया जाता है जो बहुत तगड़ा हो। ले जी मैं पहुँच गया रहमियार ख़ान और उसी दिन ही मैंने जाके मैंने पेश होना था एसएसपी साहब के और वहाँ मुझे पेश किया गया। दोपहर के कुछ 2-3 बज गए थे और उन्होंने जब जो अर्दली था उसने बताया तो मुझे चीमा साहब ने बुलवा लिया और उसके बाद उन्होंने मुझे यही कहा कि अज़ीज़ मैं तुम्हारा तबादला बतौर एसएचओ कोर्ट सब्जल कर रहा हूँ और तुम वहाँ पहुँचो, इसके बाद शाम को मैं भी आ रहा हूँ, लेकिन देखना इसमें कोई तुमने गड़बड़ नहीं करनी और ईमानदारी से नौकरी करनी है। मैंने सल्यूट किया जी, मैं वापस आ गया और उसके बाद ज़ाहिर है मुझे अब कोर्ट सब्जल जाना था। गाड़ी में मेरा सारा सामान था और मैं वहाँ कोर्ट सब्जल पहुँच गया। कोर्ट सब्जल रहमियार ख़ान से तकरीबन कोई होगा जी 60-65 किलोमीटर, जैसे भी थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। बिल्कुल ये सिंध पंजाब बॉर्डर है, जहाँ से अगर आप सिंध से पंजाब में आना चाहें तो उसकी 2 एंट्रीज़ हैं। एक दौवाला चेक पोस्ट है और एक कोर्ट सब्जल चेक पोस्ट थी जिसका नाम अब चौधरी सादिक शहीद चेक पोस्ट रखा गया है। और अगर आप पंजाब से जाना चाहें तो फिर भी वही है, 2 रास्ते हैं और अगर सिंध से आ रहे हैं फिर भी 2 ही रास्ते हैं। अब मैं गया, दोपहर का वक्त था, 4-4:30 बजे, गर्मियाँ थी बड़ी शदीद मई में। तो मैंने जाके मुहर्रिर को कहा कि जी मैं आया हूँ जी बतौर एसएचओ। तो उन दिनों चौधरी यूसुफ साहब बतौर एसएचओ इंस्पेक्टर वहाँ काम कर रहे थे। अब मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि चौधरी यूसुफ साहब जब 89 में बतौर एसएचओ सिटी खानपुर थे तो मैंने उनके माताहत बतौर एएसआई काम किया और जब मेरी प्रमोशन हुई तो मैंने अपने जो स्टार्स थे वो पहले अपनी वालदा से लगवाए और उसके बाद जो थाने में वो जो तकरीब हुई थी उस पर चौधरी यूसुफ साहब ने वो स्टार लगाए थे। मेरे लिए एक ये एजाज़ भी था कि कितने अच्छे थाने पे मेरी पोस्टिंग हो रही है। उसके साथ साथ मुझे ये भी एहसास था कि अपने एक ऐसे मेहरबान एसएचओ जो काफ़ी सीनियर है, मैं उनकी जगह
मेरी तैनाती हुई और मैं उन्हें रिप्लेस कर रहा हूँ तो कुछ बुरा भी लगता है। तो मैंने पता कराया तो चौधरी यूसुफ साहब अपने जो साथ ही क्वार्टर था थाने का, वहाँ वो आराम कर रहे थे। तो उन्हें इतला दी गई, और क्योंकि मुझे ये भी पता था कि मगरिब से पहले पहले जुल्फ़कार चीमा साहब भी आ जाएंगे और उसके बाद मुझे वो पता नहीं क्या हुक्म देते हैं, विज़िट करते हैं इस एरिए का, या उनका क्या अगला लाहेमल होगा। तो मैंने कहा मुहर्रिर को कि जाके उठा दें। तो चौधरी यूसुफ साहब को उठा दिया गया जी नींद से। मैं गया और उनके पास कमरे में बैठ गया और मैंने उन्हें बताया कि सर मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई है। तो उन्होंने कहा अज़ीज़ मुझे अच्छा लगा कि आपकी यहाँ पोस्टिंग हुई है और यहाँ एक एडिशनल SHO की बड़ी कमी थी। तो मैं थोड़ा सा घबरा गया और मैंने कहा नहीं सर मेरी बतौर SHO पोस्टिंग हुई है। तो एक लम्हा के लिए वो खामोश हो गया और उन्होंने कहा यार बहुत अच्छा है कि आप जैसे अफसरान को इस तरह मौका देना चाहिए अच्छे पुलिस स्टेशंस पे। और मैंने उन्हें कहा सर अगर आप तबादला अपना रुकवाना चाह रहे हैं तो बेशक रुकवा लें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं अभी रपट नहीं लिखता अपनी हाज़िरी की, आप कोशिश कर लें। तो उन्होंने कहा नहीं 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 मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, आप बाकायदा रपट लिखें और अपना काम करें। मैं थाने पे वापस आ गया जी उनके क्वार्टर से, और बैठ के मैंने वो रोज़नामचे में मुहर्रिर को कहा जी मेरी हाज़िरी की रिपोर्ट लिख ले। और फिर रजिस्टर हमारा होता है, रजिस्टर 16 उनमें इंदराज होता है कि कौन SHO या पुलिस मुलाजमीन आते हैं। तो उसमें हमने वो अपनी हाज़िरी कर ली। हाज़िरी करने के बाद अब मैं यूनिफॉर्म में था और मैंने वेट करना शुरू कर दिया कि कब SSP जो हैं जुल्फ़कार चीमा साहब वो तशरीफ़ लाते हैं। कुछ 6 साढ़े 6 बजे का वक्त होगा कि गाड़ी एक बाहर आके रुकी, सरकारी जीप, और उसके बाद उसमें उनके साथ स्कॉट भी थी। तो जुल्फ़कार चीमा साहब जो हैं वो साथ वाली सीट पे बैठे हुए थे, और उनकी राइट साइड पे ड्राइविंग सीट पे एक बड़े नौजवान से अफसर बैठे हुए थे, जिनके बारे में बाद में मुझे पता चला कि वो अलादीनो ख्वाजा या AD ख्वाजा के नाम से मशहूर हैं, और वो ASP सादकाबाद थे। मैंने सल्यूट किया जी जाके, तो उन्होंने मुझे इशारा किया कि अजीज़ पीछे बैठ जाओ गाड़ी में। अब मैं पीछे बैठ गया, सरकारी गाड़ी जो जीप होती है उसके पिछले वाले हिस्से में। अब हम 3 लोग टोटल थे जी गाड़ी में, मैं, जुल्फ़कार चीमा और AD ख्वाजा साहब। अब AD ख्वाजा साहब ने गाड़ी का रुख मोड़ा। पहले तो उन्होंने जाके चेक पोस्ट कोट सब्जल का विज़िट किया और मुझे बताया कि ये चेक पोस्ट कोट सब्जल है और यहाँ से एंट्री होती है अगर सिंध से लोग आते हैं। उन दिनों बड़ा एक आपको याद होगा कि 92-93 में सिंध में ऑपरेशन शुरू हुआ था डकेट्स के ख़िलाफ़। रेंजर्स ने और आर्मी ने ये ऑपरेशन शुरू किया था, और वहाँ से जो सिंधी डाकू थे वो भाग के पंजाब आ रहे थे। तो उस सिलसिले में उनकी ये हिदायत थी SSP साहब की कि हमने सिंधी डाकुओं को रोकना कैसे है। उन्होंने जी जो रोड है दौवाला की तरफ उस पे गए। चाचड़ मुझे नाम याद है, एक चेक पोस्ट थी, उसके बाद फिर अगली एक चेक पोस्ट थी, फिर उसके बाद चेक पोस्ट दौवाला थी, फिर वहाँ से हम वापस आए। ये सारी चेक पोस्ट देखने के बाद फिर हम रवाना हुए जी ये ढंडी की तरफ और बाकी जो एरिया है, और चक 206 पी मुझे याद है वहाँ भी एक चेक पोस्ट थी। फिर अंदर जाके कुछ चेक पोस्टें थी। ये टोटल 13 या 14 चेक पोस्टें थी जहाँ पंजाब कांस्टेबलरी की नफरी होती थी और साथ में पंजाब पुलिस के जवान भी होते थे। यानी एक एक चेक पोस्ट पे कम से कम 10 जवान PC के पंजाब कांस्टेबलरी के होते थे और 6 से 7 जवान जो थे, और ये स्ट्रेंथ होती थी 15 या 16 लोगों की, जिनका एक अफसर इंचार्ज होता था, PC का अपना इंचार्ज होता था और ज़िले का मेन जो चेक पोस्ट का इंचार्ज होता था। और इन चेक पोस्टों का काम यही था कि वहाँ गश्त करनी है एक चेक पोस्ट से लेके दूसरी चेक पोस्ट के दरमियान, और उसके बाद इन्होंने वहाँ से जो रात को कोई लोग आते हैं या दिन को आते हैं तो उनको चेक किया जाए ताकि सिंध में जो क्राइम करने वाले लोग हैं वो पंजाब में दाखिल ना हो। बड़ी इफ़ेक्टिव चेक पोस्ट हुआ करती थी ये। लेकिन उस वक्त कंडीशन ये थी कि उनकी रिहायशी कमरे नहीं थे और वो खैमों में रहते थे। बाद में हमने वहाँ कमरे भी बनवाए जुल्फ़कार चीमा साहब के कहने पे। खैर वो बाद की बातें हैं। अभी हम आते हैं जी कि वो सारा पूरा विज़िट करने के बाद जुल्फ़कार चीमा साहब ने मुझे थाने पे छोड़ा और उन्होंने कहा एक ही बात थी इस दौरान कि अज़ीज़ मैंने सुना है तुम बहुत तगड़े हो काम में और दिलेर अफसर हो, सिंध से कोई डाकू जो है वो पंजाब में नहीं आना चाहिए। तो मैंने फिर यही अहद किया उनके साथ और
अपने बतौर SHO अपना काम शुरू कर दिया। अब हम आते हैं जी अपने पहले पुलिस मुकाबले की तरफ। ये भी मेरी पोस्टिंग को मेरे ख्याल 12 या 13 दिन हुए थे और अभी तक मैं सेट नहीं हुआ था, अभी इलाके का भी मुझे पता नहीं था। वहाँ पे राना रियाज ASI था बड़ा तगड़ा, जो बाद में DSP रिटायर हुआ। ग़ुलाम अली एक ASI था, बाद में सब इंस्पेक्टर रिटायर हुआ। इसी तरह बहुत से अच्छे अफसरान थे, 3-4 और तगड़े किस्म के। और मैं उस फोर्स की भी तारीफ़ करूँगा जो कोट सब्जल पे तैनात थी, सारे ही तगड़े थे। एक्चुअली मैं कोट सब्जल के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि कोट सब्जल थाना की अब ट्रायंगल बनती है इस तरह के, अगर आप उसके सिंध की तरफ जाएं तो फिर वो रेती है, रेती के साथ फिर सारे शहर बैठे हुए हैं। वहाँ से आएंगे तो फिर आप उबाड़ो थाना, उबाड़ो में सारे मुख्तलिफ क्रिमिनल कौमें हैं। फिर आ जाएं कोश हैं, वहाँ कोश बैठे हुए हैं उबाड़ो में। फिर इसी तरह अगर टर्न कर लें तो दूसरी साइड पे सारा सिंध और साथ ही बलूचिस्तान का एरिया शुरू हो जाता है। इंतहाई मुश्किल थाना है और शाम 4 बजे से लेकर रात 11 बजे तक पीक टाइम होता है जी वारदात का, और अब भी होता होगा। अगवा बरा तावान, उसमें डकैती, और अब यकीन जाने एक भैंस ले जाने के लिए 10-10, 12-12 लोग आते थे कलाशनकोव्स के साथ, और कोई ना कोई बंदा भी मर्डर कर जाते थे बेचारा जाते हुए। तो बड़ा अजीब सा माहौल था और अपनी कलाशनकोव रखनी पड़ती थी। सरकारी तौर पे कोई कलाशनकोव्स नहीं होती थी। 303 गन थी और सेमी ऑटोमेटिक थी गन। कलाशनकोव मेरे ख़्याल में फिर हमने अपनी ख़रीद की, और इस सिलसिले में वहाँ के जो मुखैर हजरात हैं, ख़ास तौर पे सादकाबाद के चौधरी मुनीर लोहेवाला, अब्दुल मालिक ट्रेली जो थे वलहार से, और इसी तरह चौधरी ज़की संजरपुर से, ये लोग बड़ी हमारी हेल्प किया करते थे। और हमें सारे जो गोलियां हैं कलाशन की वो भी सुई से मंगवानी पड़ती थी और अपनी जेब से मंगवानी पड़ती थी। अब जी मैंने जैसे अर्ज़ किया कि जी शाम को 7, साढ़े 7 बजे गर्मियां थी तो अंधेरा होना ही चाहता था कि अचानक कॉल चली कि जी संजरपुर के साथ वलहार फाटक है, वहाँ से एक ट्रेली था। ये ट्रेली कौम है बेसिकली, जिनका सरदार अब्दुल मालिक ट्रेली हुआ करता था, तो उसका एक ट्रैक्टर छीन लिया गया। अब फौरी तौर पे जो मेरी गाड़ी थी वो गश्त पे थी, मैंने अपनी गाड़ी मंगाई, और साथ ही मुझे याद है कि राना रियाज और ग़ुलाम अली वगैरह ये सारे फौरी तौर पे इन्होंने रश किया। कोट सब्जल में एक बड़ा अहम मैं समझता हूँ कि वो अफसर कामयाब है कि जो फौरी तौर पर रिएक्ट करता है। अगर आपने थोड़ी देर की आप वक्त सर नहीं पहुँचे तो नुकसान हो जाता है और मुलजिम वहाँ से फ़रार हो जाते हैं, वरना अक्सर ये इत्तेफाक होता है कि आपका इनकाउंटर होता है और मुलजिम या मारे जाते हैं या पकड़े जाते हैं। तो अब हम लोग पहुँचे जी, मुझसे पहले ग़ुलाम अली और जो राना रियाज है वो पहुँच चुके थे, हम भी पहुँच गए। अब वहाँ एक ये भी है कि ये बड़ी दिलेर कौम है जी, त्रेली कौम है, और इनके साथ जितनी भी कौमें बसती हैं, जब भी कोई इस टाइप की वारदात होती है ये लोग इकट्ठे होते हैं और अपना असला हथियार लेके ये साथ मूव करना शुरू कर देते हैं पुलिस के। अब मैं पहुंचा तो थोड़ी देर पहले, ये वलहार एक जंगल है जी, वलहार पूरा, उसके साथ ही वलहार फाटक अगर क्रॉस करें, ये अगर संजरपुर की तरफ जाएं तो वहाँ पे अचानक फायरिंग शुरू हो गई जी। अब मैं भी पहुँच गया, दूसरी तरफ से डाकू थे जो फायरिंग कर रहे थे, झाड़ियों में छुपे हुए थे। तो 10-15 मिनट फायरिंग हुई, उसके बाद फायरिंग बंद हो गई। और जब हम लोग वहाँ जाके, फिर वो नज़ीर न्याजी था मेरे साथ, कासिम था, और ये सारा इन्होंने घेरा डाल के चेक किया तो वहाँ एक शख्स जो है वो मरा पड़ा था फायर आर्म की वजह से। एक उसकी गन साथ पड़ी हुई थी कलाशन, और बाकी जो दो उसके साथी थे जिनके पैरे थे वो भाग गए थे, और हमें नहीं पता था वो कौन है। हमने वो पैरा उठाया और पीछे गए, लेकिन वो फ़रार होने में कामयाब हो गए, अंधेरा भी था। और बाद में पता चला जी कि वो शख्स जो था वो रफ़ीक लाखा था। अब ये रफ़ीक लाखा की भी एक पूरी कहानी है। रफ़ीक लाखा के बारे में बाद में पता चला जी कि 40 मुकदमात थे उस पर, डकैती विद मर्डर के, और कत्ल के एक मुकदमे में वो सज़ा याफ्ता था, यानी कत्ल के मुकदमे में उसे सज़ाए मौत हो चुकी थी। इकबाल लाड़ एक शख्स था जिसको उसने थाना शिदानी के इलाके में मर्डर किया था, और ये पहला मुकाबला। परेशान मैं बिल्कुल था उसमें कि जी एक बंदा इस तरह मर गया, हो सकता है कि अगर थोड़ी एफर्ट करती हम घेरा डालते और हम उसे बचा लेते, लेकिन शायद हालात इस तरह के थे, और लोग मुश्तिल होते हैं ऐसे हालात में कि अगर आप उस बंदे को छोड़ भी देते हैं तो फिर भी आपके ख़िलाफ़ एक हंगामा शुरू हो जाता है। तो ये पहला मेरा मुकाबला था जिसमें अल्लाह ताला ने मुझे सुर्खरू किया,
जुल्फ़कार चीमा साहब उसी रात को 2 बजे आए जी, और वो गए 206 फाटक, और उन्होंने मुझे कॉल की और कॉल करके बुलाया। और अब मैं डरा हुआ भी था अंदर से कि रात को 2-2:30 बजे 1:30 बजे कौन कॉल कर सकता है, क्योंकि सिंधी हजरात का ये भी वतीरा था कि इस तरह की कॉल्स करा के या कुछ ऐसा करके आपको एम्बुश करने की कोशिश भी करते हैं। जो आइंदा आने वाली मेरी स्टोरीज़ हैं उनमें मैं आपको बताऊंगा कि मुझे कैसे एम्बुश करने की भी कोशिश की गई। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो जुल्फ़कार चीमा साहब ने मुझसे पूछा, अज़ीज़ मुराल कैसा है? तो मैंने कहा सर मुराल मेरा बिल्कुल फ़िट है। और उन्होंने उसी वक्त कहा कि कल सुबह आपके साथ 6 गनमैन और आ जाएंगे जो पुलिस लाइन से, और एक सरकारी गाड़ी जो है 4x4, मेरे पास ऑलरेडी एक डबल कैब डाला था 4x4, और उन्होंने कहा कि जी एक 4x4 डाला और भी सुबह आपके पास जाएगा, आप मेहनत करें और डट के काम करें जी।